अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज का चर्चा का विषय है कृषि और खेतीहर समाज। भारत और विश्व के अन्य भागों में कृषि जीवन यापन का प्रमुख साधन है। कृषि अथवा एग्रीकल्चर लैटिन भाषा के दो शब्दों का संयुक्त नाम है। ये शब्द है एग्रोस और कल्चर। एग्रोस का अर्थ है भूमि अथवा जमीन तथा कल्चर का अर्थ है जुताई। इस तरह एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ भूमि की जुताई से लगाया गया है। कृषि करने वाले विभिन्न नामों से जाने जाते हैं, जैसे किसान, कृषक और खेतीहर। ये लगभग परिभाषित शब्द हैं, हालांकि इन तीनों की स्थिति में थोड़ा बहुत अंतर भी है। खेतीहर सामान्यतः कृषि उत्पादक को कहा जाता है। वह एक प्रकार से कृषक मजदूर होता है जो जमीन के टुकड़े पर स्वयं या दूसरे के लिए खेती करता है एवं कृषि उत्पादन करता है। किसानों की स्थिति इससे भिन्न थी। वे स्वयं भी खेती करते थे तथा दूसरों से भी करवाते थे। उनकी आर्थिक स्थिति खेतीहरों से बेहतर थी। खेतीहर और किसान अथवा कृषक की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह हमें खाद्यान्न एवं अन्य कृषि उत्पादन तथा व्यापार के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, जिन पर बड़े बड़े उद्योग आश्रित हैं, जैसे वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग। खेती के साथ साथ किसान पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी एवं कुटीर उद्योग में भी अपना श्रम एवं समय लगाते हैं। कृषि का आरंभ और विकास कैसे हुआ, कब हुआ, उसके बारे में थोड़ी हम जानकारी ले लेते हैं। वर्ल्ड लेवल पर कृषि का आरंभ नवपाषाण युग, न्यूलिथिक एज में हुआ। इस समय से अस्थायी बस्तियां बसने लगी, अतः कृषि का आरंभ हुआ। इसका विकास कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज अथवा ताम्रपाषाण युग में हुआ। इस समय नदी घाटियों में मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी में सभ्यता का उदय और विकास हुआ। ताम्रपाषाणिक बस्तियां नदियों के किनारे बसी नदी और भारत में सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे सभ्यता का विकास हुआ। विश्व स्तर पर कृषि का आरंभ नवपाषाण युग में हुआ। इस समय से अस्थायी बस्तियां बसने लगी, अतः कृषि का आरंभ हुआ। इसका विकास कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज तथा या यूं कहें ताम्रपाषाण का आरंभ नवपाषाण युग यानी न्यूलिथिक एज में हुआ। इस समय में अस्थायी बस्तियां बसने लगी, अतः कृषि का आरंभ हुआ। इसका विकास कांस्य युग में हुआ। इस समय नदी घाटियों में मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी में सभ्यता का उदय और विकास हुआ। ताम्रपाषाणिक बस्तियां नदियों के किनारे बसी। मेसोपोटामिया में दजला और फुरात नदियां, मिस्र में नील नदी और भारत में सिंधु एवं इसकी सहायक नदियों के किनारे सभ्यता का विकास हुआ। नदियों ने कृषि के विकास में योगदान किया। प्रतिवर्ष नदियों में आने वाली बाढ़ के कारण किनारों पर जलोढ़ मिट्टी जमा होती थी। यह मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ होती थी। इससे पैदावार में बढ़ोतरी हुई। अधिक अनाज के उत्पादन के आधार पर इन सभ्यताओं का विकास हुआ। भारतीय संदर्भ में सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता में कृषि का प्रमाण मिलता है, परंतु वास्तविक कृषि विधियों की स्पष्ट जानकारी नहीं है। यह स्पष्ट नहीं है कि बीज जमीन में कैसे बोए जाते थे। जमीन में बीजों का छिड़काव कर अथवा जमीन को हल द्वारा जोत कर बीज बोए जाते थे। उनके कई स्थलों और बनावली से मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। ये हल संभवतः लकड़ी के बने होते थे। मृण मूर्तियों के आधार पर पुरातात्विक ने अनुमान लगाया है कि हल पशुओं द्वारा खींचे जाते थे। कालीबंगन नामक स्थान से जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है। फसलों को काटने के लिए सिंधुवासी सभ्यता पत्थर के हंसिया व्यवहार में लाते थे। इनमें लकड़ी का हत्था लगाया जाता था। हड़प्पा क्षेत्र में वर्षा कम होती थी, अतः खेती के लिए सिंचाई आवश्यक थी। सिंचाई के लिए जल कुओं, नहरों और जलाशयों से प्राप्त होता था। नालियों द्वारा जल खेतों तक पहुंचाया जाता था। हड़प्पा में अनेक कुएं मिले हैं। अफगानिस्तान के सोर्तुघई नामक हड़प्पा सभ्यता कालीन स्थल में नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं, परंतु पंजाब और सिंध से नहरों का प्रमाण नहीं मिलता है। संभवतः इस क्षेत्र में भी नहरें थी, परंतु वे गाद से भर गई हैं। गुजरात में धौलावीरा से एक जलाशय प्रकाश में आया है। इसके जल का उपयोग संभवतः खेतों की सिंचाई के लिए भी होता था। सिंधु घाटी के निवासी विभिन्न प्रकार के अनाज, फल एवं सब्जियां उगाते थे। वे मुख्यतः गेहूं, जौ, राई, मटर, चना, तिल और सरसों उपजाते थे। बाजरा की भी खेती होती थी। लोथल से एक धान की खेती का भी प्रमाण मिला है। पहली बार कपास की खेती सिंधु घाटी में ही हुई, इसलिए यूनानी सिंधु को सिंडन कहते थे। खेतों में उत्पादन बहुत अधिक होता था, अतः अतिरिक्त अनाज को कोठारों या गोदामों में सुरक्षित रखा जाता था। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से ईंट निर्मित ऐसे गोदामों के साक्ष्य मिले हैं। संभवतः राजस्व के रूप में किसानों से अनाज लिया जाता था। इसे गोदामों में सुरक्षित रखा जाता था। इसका उपयोग आकस्मिक आपदाओं के समय में और श्रमिकों को मजदूरी देने के लिए किया जाता था। मेसोपोटामिया में मजदूरी में जौ दिया जाता था।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भी कृषि का विकास होता रहा। लोहे के कृषि उपकरणों के व्यवहार से कृषि का विस्तार हुआ। प्रत्येक राजवंश ने कृषि को प्रोत्साहन दिया। राज्य को सबसे अधिक आमदनी भूमि से मिलने वाले लगान से ही होती थी। अतः 18वीं और 19वीं शताब्दियों तक सभी भारतीय राज्यों ने कृषि को प्रोत्साहन देने एवं किसानों को आर्थिक सहायता देने की नीति अपनाई। शेर शाह और अकबर के शासनकाल में भूमि एवं लगान संबंधी महत्वपूर्ण सुधार हुए। मुगल काल तक कृषकों की स्थिति सामान्यतः अच्छी थी। भारतीय कृषि एवं औपनिवेशिक नीति के परिणाम। औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषि और किसानों की स्थिति में महत्वपूर्ण बदलाव आया। आरंभ में अंग्रेज भारत में व्यापारी के रूप में आए। वे भारतीय उत्पादों एवं निर्मित सामानों को यूरोपीय बाजारों में बेचकर मुनाफा कमाते थे, परंतु इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति एवं बंगाल में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के साथ ही इस व्यवस्था में परिवर्तन आया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब भारत को कच्चा माल का निर्यात, जिनकी इंग्लैंड के उद्योगों को चलाने में आवश्यकता थी, तथा इंग्लैंड में बने सामानों का बिक्री का बाजार बनाया। इनका खेती और खेतिहरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। किसानों पर लगान का बोझ। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात लगान वसूलने का अधिकार दे दिया। फलतः कंपनी ने अधिक से अधिक लगान वसूली की नीति अपनाई। 1793 में बंगाल में कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई अस्थायी बंदोबस्त ने खेतिहरों और कृषकों की दशा इतनी अधिक दयनीय बना दी कि वे खेतिहर से मजदूर बन गए। कृषि का वाणिज्यीकरण। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कृषि के वाणिज्यीकरण की नीति भी अपनाई। इसने वैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा दिया, नकदी फसल, जिसे बेचकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सके। गन्ना, कपास, जूट, नील और अफीम की खेती को बढ़ावा दिया गया। बागवानी को भी प्रोत्साहन किया गया। चाय और कॉफी बागान स्थापित किए गए। अफीम और नील की खेती से किसानों का शोषण हुआ। नील की खेती के विरुद्ध बंगाल में नील विद्रोह हुआ। चंपारण के किसानों को नीलों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी ने वहां सत्याग्रह किया। गांधी जी के सक्रिय राजनीतिक जीवन का आरंभ 1917 में चंपारण से ही हुआ। जनजातियों ने भी सरकार की शोषणपूर्ण लगान नीति के विरुद्ध समय समय पर विद्रोह किए, परंतु औपनिवेशिक शासन में किसानों की स्थिति दयनीय बनी रही। विभिन्न प्रकार की खेतियों का इतिहास। खेती का इतिहास पुराना है। नवपाषाणिक युग में कृषि के आरंभ होने से वर्तमान समय तक इसके स्वरूप में समय समय पर बदलाव आए हैं। खेती का ढंग बदला है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार दे सकते हैं। झूम खेती। इस प्रकार की खेती वन और पहाड़ी भागों में प्रचलित थी। कुछ आदिवासी आज भी इस प्रकार की खेती करते हैं। इस प्रकार की खेती अस्थायी नहीं होती है। इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इस कृषि पद्धति में उत्पादन बहुत कम होता है। बरसात के पहले जंगल के एक निश्चित भूभाग में आग लगा दी जाती थी। इससे जमीन समतल एवं कृषि योग्य बन जाती थी। जली हुई राख पर बीज छिड़क दिया जाता था। वर्षा होने पर बीज में पौधे निकल आते थे। जली हुई राख से भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती थी। इससे जमीन उपजाऊ हो जाती थी। कुछ वर्षों तक वहां खेती करने के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती थी। इससे वन नाशक भी नहीं होता था और आवश्यकता अनुसार कृषि उत्पादन भी होता था। आदिवासी समाज में झूम खेती प्रचलित होने का प्रमुख कारण यह था कि आदिवासी धरती जमीन को अपनी माता सदृश मानते थे। माता रूपी धरती पर हल चलाना वे अपराध मानते थे, इसलिए झूम खेती का सहारा लिया गया। इस प्रकार की खेती पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। पारंपरिक कृषि पद्धति में जमीन को हल बैल की सहायता से जोतकर इसमें बीज की बुआई कर खेती की जाती है। खेतों की सिंचाई वर्षा या उपलब्ध कृत्रिम साधनों जैसे कुआं, जलाशय, नहर आदि द्वारा की जाती है। इस प्रकार की खेती में मानव श्रम का अधिकतम उपयोग किया जाता है। पारंपरिक खेती में अनेक कमजोरियां थीं। उत्पादन अधिक नहीं होता था। सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर रहने के कारण जब कम वर्षा होती थी तो फसल मारी जाती थी। इसी प्रकार अतिवृष्टि एवं बाढ़ में भी फसल नष्ट हो जाती थी। एक ही जमीन पर लगातार लंबे समय तक खेती करने से एवं समुचित रूप से रासायनिक खाद, उन्नत बीज तथा सिंचाई के समुचित साधनों एवं तकनीकी का व्यवहार नहीं होने से पैदावार लगातार कम होती गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने कृषि के विकास के लिए अनेक प्रयास किए हैं। फलतः अब उच्च तकनीकी एवं वैज्ञानिक पद्धति द्वारा खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता रहा है। किसानों को पादप संकरण द्वारा विकसित उच्च प्रकार की बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीट पतंगों, खरपतवार नाश करने वाली दवाओं, सिंचाई के विकसित साधनों एवं आधुनिक कृषि मशीनों का व्यवहार करने को उत्प्रेरित किया जा रहा है।
इससे भारत के कुछ भागों में कृषि ने व्यवसाय का स्वरूप ले लिया है, परंतु अधिकांश किसान साधन और ज्ञान के अभाव में परंपरागत रूप से ही खेती कर रहे हैं। गहन खेती, कुछ क्षेत्रों में विकसित गहन खेती भी की जाती है। इस प्रकार की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां सिंचाई के प्रचुर साधन प्राप्त नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में किसान उर्वरकों एवं कीटनाशक दवाओं का बड़े पैमाने पर उपयोग करते हैं। कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों का भी व्यवहार किया जाता है। एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। नई तकनीकी के व्यवहार से गहन खेती में प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हुई है। फसल चक्र, कृषि की एक नई प्रवृत्ति है फसल चक्र का व्यवहार करना। लगातार लंबे समय तक एक ही प्रकार की फसल उगाने से जमीन की उर्वरा शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इससे रोकने के लिए 2 खदानों के मध्य एक दलहनी पौधे को लगाया जाता है। फसल बदलने की इस प्रवृत्ति को फसल चक्र कहते हैं। यह प्रवृत्ति जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में सहायक होती है। इसका कारण यह है कि दलहनी कुल के पौधों की जड़ की गांठ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु होते हैं। ये जीवाणु वातावरण के नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। खेतों की उर्वरा बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों का भी उपयोग किया जाता है। मिश्रित खेती, इस प्रकार की खेती में एक ही खेत में एक ही समय में 2-3 फसलें लगाई जाती हैं। इससे यह लाभ होता है कि एक ही समय में विभिन्न प्रकार की और अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। रोपण या बागवानी खेती, यह विशेष प्रकार की खेती, इसे झाड़ी कृषि अथवा वृक्ष कृषि भी कहा जाता है। इसमें व्यापार के उद्देश्य से झाड़ीनुमा पौधों या पेड़ लगाए जाते हैं। एक बार इन्हें लगाने से उनसे वर्षों तक उत्पादन लाया जाता है। बागवान के रूप में कृषि भूमि का उपयोग होने के कारण इसे बागवानी खेती भी कहा जाता है। इस प्रकार की खेती का भारत में आरंभ औपनिवेशिक शासकों ने 19वीं शताब्दी में किया। इस प्रकार की खेती में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है। ऐसी फसलों में प्रमुख है रबड़, चाय, कहवा, कोको, मसाले, नारियल और सेब, अंगूर, संतरा जैसे फल। इन फसलों की खेती में अत्यधिक धन और श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है। बहुआ रोपण कृषि क्षेत्रों जैसे चाय, कहवा, रबड़ के बागवानों में या उनके निकटवर्ती स्थानों में संशोधीकरण कारखाने भी स्थापित किए जाते हैं। बागवानी कृषि मुख्यतः उत्तर पूर्वी भारत के पर्वतीय क्षेत्रों, पश्चिमी बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्रों तथा प्रायद्वीपीय भारत की नीलगिरी एवं अन्नामलाई की पहाड़ियों में की जाती है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अब फिर नेक्स्ट के लिए हम बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।